मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या डिस्कशन करने जा रहा हूँ विच इज़ रिलेटेड टू द रोटेशन ऑफ रिजिड ऑब्जेक्ट्स। चैप्टर को लेके ये फीलिंग आ रही होगी कि यार ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है, वेलोसिटी कितनी अटेन करनी, फोर्स लगाई तो एक्सेलरेशन कितनी आई, बट कहीं पर भी आप उसके साइज एंड शेप को कंसिडर नहीं करते। वो ट्रांसलेशन मतलब सीधा चलना और रोटेशनल मतलब घूमना एक साथ कर रहा होता है। जो रोटेशनल मोशन चैप्टर है हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट जैसी फीलिंग देना स्टार्ट कर देता है। कोई एक ऐसा पॉइंट आइडेंटिफाई कर ले कि हमें पता हो कि यार इस पॉइंट के अबाउट तो ये जो ऑब्जेक्ट है सिर्फ रोटेशनल मोशन में है। इसीलिए मैं आपके लिए इस वीडियो के अंदर आज इस कॉन्सेप्ट को लेके आया हूँ जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल विद्यालम पर। और आज मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या डिस्कशन करने जा रहा हूं विच इज़ रिलेटेड टू द रोटेशन ऑफ रिजिड ऑब्जेक्ट्स। तो आप सब अभी तक रोटेशनल मोशन जो चैप्टर है वो पढ़ चुके होंगे या फिर आप पढ़ रहे होंगे, और आपको कहीं ना कहीं रोटेशनल चैप्टर को लेकर ये फीलिंग आ रही होगी कि यार ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि इस चैप्टर के अंदर हमारे को ये फीलिंग क्यों आती है कि भाई मुश्किल है। कि इसीलिए आती है बिकॉज इससे पहले जितने भी आपने चैप्टर्स पढ़े हैं, चाहे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हो, चाहे मोशन इन अ प्लेन हो, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हो, उन सब जगह आप ऑब्जेक्ट जो था उस पर सिंपली देखते हो कि अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितनी करी, वेलोसिटी कितनी अटेन कर ली, फोर्स लगाई तो एक्सेलरेशन कितनी आई, बट कहीं पर भी आप उसके साइज एंड शेप को कंसिडर नहीं करते। रोटेशनल मोशन ही पहला चैप्टर है जिसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसके सबसे पहले शेप एंड साइज को हमें कंसिडर करना पड़ता है, और उसके अंदर दूसरे जो पॉइंट है वो ये कि जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसलेशन मतलब सीधा चलना और रोटेशनल मतलब घूमना एक साथ कर रहा होता है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट के दोनों मोशंस को साइमल्टेनियसली समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बिकॉज हम इस चीज़ को विजुलाइज जल्दी से नहीं कर पाते। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो रोटेशनल मोशन चैप्टर है हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट जैसी फीलिंग देना स्टार्ट कर देता है। बट अगर हम कहीं पर भी इस रोटेशनल ऑब्जेक्ट के मतलब रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड ऑब्जेक्ट्स में कोई एक ऐसा पॉइंट आइडेंटिफाई कर ले कि हमें पता हो कि यार इस पॉइंट के अबाउट तो ये जो ऑब्जेक्ट है सिर्फ रोटेशनल मोशन में है, तो हमें कितने मोशन को एनालाइज करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ एक। तो इसीलिए मैं आपके लिए इस वीडियो के अंदर आज इस कॉन्सेप्ट को लेके आया हूँ जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। ये एक ऐसा पॉइंट होता है किसी भी एक रिजिड ऑब्जेक्ट के लिए जिसके अबाउट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट जो ऑब्जेक्ट आप मोशन जिसका कंसिडर कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन में होता है। वहां पर आपको उसका ट्रांसलेशन मोशन कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कि आप इस पिक्चर को देख सकते हैं कि यहाँ पर एक व्हील मैंने बनाया हुआ है और उस व्हील में दो कंपोनेंट्स उसके दिखा रखे हैं, एक ट्रांसलेशन और एक रोटेशन। तो इस तरह के रिजिड ऑब्जेक्ट्स के मोशन को कंसिडर करने के लिए हम इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन निकाल सकते हैं। अगर हम इस ऑब्जेक्ट के लिए वो पॉइंट निकाल पाए तो फिर हमें सिर्फ उस पॉइंट के अबाउट उसका कौन सा मोशन ऑब्जर्व करना है, रोटेशनल, विच इज ओनली वन मोशन टू बी कंसिडर्ड। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन और इस पॉइंट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं कि एक्चुअली में ये जो इंस्टेंटेनियस सेंटर रोटेशन पॉइंट है ये कहाँ पर होता है और इसको निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस पिक्चर में मैंने आपके सामने एक रॉड ली है एंड विच इज इंक्लाइंड विद द ग्राउंड, और वो एक वॉल के अगेंस्ट रेस्ट कर रही है। अब अगर मैं इस रॉड को हल्का सा यहाँ पे डिस्प्लेस देता हूँ तो आप विजुलाइज क्या करेंगे? अगर आप अपनी आंखें बंद करके विजुलाइज करें तो आप देखेंगे कि ये वाला जो एंड है ये तो इस तरफ जा रहा है और ये वाला एंड है ये नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो इस हैंड को मेरा कंसिडर कर सकते हो कि रॉड है। तो अब होगा क्या, ये वाला जो एंड है ये पीछे जाएगा और ये वाला एंड कहाँ जाएगा? नीचे। तो ये कुछ ऐसे गया। अब अगर आप हर एक पॉइंट को इस रॉड के ऊपर कंसिडर करो तो वो कुछ इस तरह का मोशन कर रहा होगा, और इस तरह का मोशन है तो कैसा मोशन आ गया? रोटेशनल मोशन। बट एट एवरी इंस्टेंट इस रॉड के ऊपर हर एक पॉइंट का जो मोशन होगा वो अलग अलग होगा बिकॉज ये ट्रांसलेशन भी कर रहा है और साथ साथ रोटेशन भी कर रहा है। तो अब इस पॉइंट पर या इस रॉड पर किसी भी पॉइंट के मोशन को समझना या इस पूरे रॉड के मोशन को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है।
तो इसीलिए हमने क्या डिफाइन करा, इसीलिए हम डिफाइन करा इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। तो ये इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन जो होता है वो कब है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन कंबाइंड मोशन व्हिच मींस इट इज ट्रांसलेटिंग एंड रोटेटिंग, देन वी कैन नॉट हैव अ परमानेंट एक्सेस, बिकॉज सारे पॉइंट्स डिस्प्लेस कर रहे होते हैं, तो एक परमानेंट एक्सेस आपके पास नहीं है। लेकिन कोई ना कोई एक पॉइंट है जो कि इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी है, जो कि उस मूवमेंट पर रेस्ट पर है, मोमेंटरली एट रेस्ट। तो हर एक मूवमेंट पर कोई ना कोई पॉइंट तो होगा जो उस बॉडी के ऊपर या उस बॉडी के बाहर होगा, जिसको हम किस पे कंसिडर कर सकते हैं, रेस्ट पर। अगर वो पॉइंट रेस्ट पर हो गया तो इसका मतलब ट्रांसलेशन तो नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा मोशन बचा, रोटेशनल मोशन। तो इसीलिए दिस पॉइंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस, बिकॉज ये किसी भी एक मूवमेंट पर है, हर एक अलग अलग मूवमेंट पर ये चेंज होता रहेगा, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। और जो एक्सेस इस पॉइंट से पास करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो अब आते हैं कि किस तरह के रिजिड ऑब्जेक्ट्स के मोशन के लिए हम इस पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। क्लियर? तो मैंने यहां पर आपके लिए 3 केसेस डिफाइन कर दिए हैं, पहले से प्री डिफाइंड। इन्हीं 3 केसेस पर आपको क्वेश्चंस आते हैं और इन्हीं 3 तरह के मोशन को आपको एनालाइज करना पड़ता है। सबसे पहला अगर आप केस देखें तो उसमें मैंने क्या बोला हुआ है, जब आपको किसी भी रिजिड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और एंगुलर वेलोसिटी दी जाती है, तो तब ये इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ लाई करेगा, इसको हम किस तरह से ढूंढ सकते हैं, वो पहला केस है। दूसरा जो केस है वो है कि जब किसी भी रिजिड ऑब्जेक्ट पे 2 डिफरेंट पॉइंट्स आप ले लेते हैं और उनकी आपको वेलोसिटीज मेंशन्ड है, ओके, और उसके लिए आपको क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन निकालना है। तीसरा केस जो है वो है कि कोई भी एक रिजिड ऑब्जेक्ट है, उस पे 2 पॉइंट्स मेंशन्ड है, बट अब उनकी जो वेलोसिटीज हैं वो या तो पैरेलल है या फिर वो एंटी पैरेलल है। ये 3 केसेस हैं जो आपको समझने होते हैं और इन्हीं 3 केसेस पर बेस्ड आपको किसी भी एक रिजिड ऑब्जेक्ट के मोशन को कंसिडर करना होता है। तो पहला केस को समझते हैं। ओके, तो जब मैं पहले केस की बात कर रहा हूं तो पहले केस में क्या होगा कि ये कोई आपके सामने एक रिजिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मुझे क्या बोला गया था पहले केस में कि इस रिजिड ऑब्जेक्ट की एक लीनियर वेलोसिटी गिवन है और एंगुलर वेलोसिटी गिवन है। तो मुझे ये इसका सेंटर हो गया और इसकी एक लीनियर वेलोसिटी है और इसके अबाउट मुझे ये दिया हुआ है कि ये एक ओमेगा वेलोसिटी से भी घूम रहा है। तो अब मुझे इस रिजिड ऑब्जेक्ट का इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन आइडेंटिफाई करना है। तो मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, सपोजली मैंने उस पॉइंट को P को मार्क कर लिया। ये पॉइंट इस रिजिड ऑब्जेक्ट के बाहर भी हो सकता है और ये पॉइंट इस रिजिड ऑब्जेक्ट के अंदर भी हो सकता है। इस केस में ये जो पॉइंट है ये हमेशा रिजिड ऑब्जेक्ट के बाहर आएगा, ठीक है, बिकॉज जब मैं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट को ऑब्जर्व करूंगा तो ये सिर्फ और सिर्फ किस में होना चाहिए है, ये सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन में होना चाहिए। और जब कोई पॉइंट सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन में होता है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी के लिए क्या रिलेशनशिप होता है, उसकी लीनियर वेलोसिटी का रिलेशनशिप होता है ओमेगा टाइम्स आर इक्वल्स टू वी। तो मुझे पता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ओमेगा से घूम रहा है, तो इस पॉइंट से किसी एक डिस्टेंस x को मैंने कंसिडर कर लिया। तो मुझे v और ओमेगा दोनों चीज़ें पता थी, तो अब मैं यहाँ पे रिलेशनशिप लगाऊंगा ये वाली, जहाँ पे मैंने डिस्टेंस को क्या माना है x, तो ओमेगा टाइम्स x विल बी इक्वल्स टू v। तो यहाँ से x आ जाएगा मेरे पास में v बाय ओमेगा। सो अब ये x डिस्टेंस निकालने के बाद मुझे इस ऑब्जेक्ट का इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन पता लग गया। उससे पास करने वाली एक्सिस क्या होगी, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। और अब उस पॉइंट के अबाउट मैं उस रिजिड ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूँ, एंड द ओनली मोशन दैट आई नीड टू कंसिडर इज रोटेशनल मोशन। तो वहाँ पर अगर आप किसी भी और पॉइंट को देखेंगे कि सपोजली ये पॉइंट है और इसका डिस्टेंस है y इस पॉइंट से, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो इसकी वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में और कितनी होगी v डैश विच इज इक्वल्स टू ओमेगा टाइम्स y। तो हर एक पॉइंट जो रिजिड ऑब्जेक्ट के ऊपर लाई कर रहा है आप उसकी वेलोसिटीज बता सकते हैं और इस पूरे रिजिड ऑब्जेक्ट के मोशन को आप रोटेशनल की तरह कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा जो केस है उसमें क्या है कि हमें बोला गया था कि कोई एक रिजिड ऑब्जेक्ट है और उस रिजिड ऑब्जेक्ट में मुझे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं जिनकी मेरे को वेलोसिटीज मेंशन्ड है,
ओके, तो मैं एक पॉइंट को कंसिडर कर लेता हूं ये, जिसकी वेलोसिटी है v1 इस तरफ, और एक पॉइंट को मैं कंसिडर कर लेता हूं कुछ ये, जिसकी वेलोसिटी है v2। तो ये मेरे पास में पॉइंट है a और ये मेरे पास में पॉइंट है b। अब इन दोनों पॉइंट्स की मेरे को वेलोसिटीज गिवन है, और अब मुझे इस रिजिड ऑब्जेक्ट के लिए क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। तो क्या करना है, हमें पता है कि कोई भी इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन या तो अंदर होगा या बाहर होगा। तो ठीक है, कंसिडर कर लिया हमने कि भाई यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, बट उस पॉइंट के अबाउट ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, उस इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन पॉइंट के अबाउट ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किस में आएंगे, रोटेशनल मोशन में। और जब कोई भी पॉइंट रोटेशनल मोशन में होता है या कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन में होता है, तो उसके लिए क्या चीज़ वैलिड रहती है, ओमेगा टाइम्स आर इक्वल्स टू वी। जहाँ पे ये जो आर डिस्टेंस है, ये कौन सा डिस्टेंस होता है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस वेलोसिटी का एक परपेंडिकुलर आप बनाइए। तो इस वेलोसिटी के कोरस्पॉन्डिंग एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉप कर देते हैं। तो दिस इज माय परपेंडिकुलर टू दिस वेलोसिटी। सिमिलरली आप इस वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर आप ड्रॉप कर दीजिए। जहां पर भी ये दोनों जो परपेंडिकुलर्स हैं ये मीट कर जाएंगे, वही इस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए क्या होगा, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। तो इन दोनों पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में इस मूवमेंट पर जो कि मेंशन्ड है, ये पॉइंट P जो है ये क्या आ रहा है आपका, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। और आप देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट P है ये मेरे पास ऑन दी ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है। तो अब सपोजडली यहाँ पर दिस इज माई डिस्टेंस x एंड दिस इज माई डिस्टेंस y। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ओमेगा टाइम्स x विल बी इक्वल्स टू v1 एंड ओमेगा टाइम्स y विल बी इक्वल्स टू v2। तो यहाँ से ओमेगा दोनों तरफ कॉमन आएगी, विच इज v1 ओवर x एंड ओमेगा इज v2 ओवर y। सो v1 ओवर x विल बी इक्वल्स टू v2 ओवर y। तो यहाँ से x ओवर y will be equals to v1 over v2. So the ratios of the velocities will also give you the ratios of the distances x और y के बीच में, और फिर आप इस पॉइंट को प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब तीसरा जो केस है जो हमें आता है वो है कि जहां पर किसी एक रिजिड ऑब्जेक्ट पर दो पॉइंट्स हैं, बट अब उनकी जो वेलोसिटीज हैं वो आपको कैसे गिवन है, पैरेलल गिवन है। तो ये कोई भी मेरे पास में एक रिजिड ऑब्जेक्ट में ले लेता हूं, दिस इज माई रिजिड ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अब इस रिजिड ऑब्जेक्ट पर एक ये पॉइंट है A जिसकी वेलोसिटी है आगे की तरफ v1, और एक ये पॉइंट है B जिसकी वेलोसिटी है आगे की तरफ v2। ये दोनों ही पॉइंट्स की जो वेलोसिटीज हैं वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, बट दोनों वेलोसिटीज का जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग है। तो अब हमें अगेन क्या करना है, हमें पता है कि वेलोसिटीज के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसी पर हमारा क्या लाई करता है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ। तो ये मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन बना ली जो कि दोनों ही पॉइंट्स की वेलोसिटीज के वहाँ से गुजर रही है। अब मैं मान लेता हूँ कि ये कोई एक पॉइंट है P विच इज माई इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को मैंने क्या ले लिया, उस डिस्टेंस को मैंने ले लिया है x। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको x ले लिया, और इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो L है। ये डिस्टेंस आपको मेंशन्ड होगा फॉर द रिजिड ऑब्जेक्ट। अब इस पॉइंट के अबाउट ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है ये किसी ओमेगा से घूम रहा है। तो मुझे पता है कि व्हेन अबाउट दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये रिजिड ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ किस में है, रोटेशनल मोशन। और जब रोटेशनल मोशन है तो वहाँ पर जो रिलेशनशिप होल्ड करता है वो है ओमेगा टाइम्स L प्लस एक्स विल बी इक्वल्स टू v1 एंड ओमेगा टाइम्स x विल बी इक्वल्स टू v2। v1 v2 पता है, ओमेगा कॉमन है, तो यहाँ से वी विल हैव v1 ओवर v2 इक्वल्स टू L प्लस एक्स ओवर एक्स। तो अब v1 v2 हमें पता है, हमें L भी पता है, तो वी विल बी एबल टू फाइंड डिस्टेंस x। तो हमारे को पता लग जाएगा कि यार यहाँ पर ये इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन है, और वो x डिस्टेंस है वो आउटसाइड भी लाई कर सकता है, वो इनसाइड भी लाई कर सकता है, वो डिपेंड करता है वैल्यूज के ऊपर।
अब इसी में दूसरा जो केस आता है, इसी का सब पार्ट, वो ये है कि ये जो रिजिड ऑब्जेक्ट है इसमें जो वेलोसिटीज है अभी तो पैरेलल गिवन थी, बट इसके दूसरा केस है जिसमें वो वेलोसिटीज एंटी पैरेलल हो सकती है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में हो सकती है। तो उस केस को देखते हैं। तो ये मेरे पास अगेन मैंने रिजिड ऑब्जेक्ट बना लिया और अब मेरे पास इस पॉइंट की वेलोसिटी है आगे की तरफ विच इज v1 पॉइंट ए है, और इस पॉइंट की वेलोसिटी है पीछे की तरफ विच इज v2। अगेन मैं इन दोनों वेलोसिटीज को ज्वाइन करने के लिए क्या बनाऊंगा, एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा, एंड आई नो कि इसी परपेंडिकुलर पे इंस्टेंटेनियस सेंटर रोटेशन मेरा लाई करेगा। तो जब इसी पर इंस्टेंटेनियस सेंटर रोटेशन मेरा लाई करेगा तो मैं मान लेता हूं कि कोई एक पॉइंट है जो यहां पर है P। अब इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है L और ये डिस्टेंस है X। तो ये डिस्टेंस मेरे पास कितना हो गया है, ये डिस्टेंस मेरे पास हो गया है L माइनस एक्स। एंड सिंस इस पॉइंट P के अबाउट ये दोनों ही पॉइंट्स सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन में है और ये पूरा रिजिड ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन में है, तो हमें रिलेशनशिप पता है, दिस इज ओमेगा। तो ओमेगा टाइम्स L माइनस एक्स विल बी इक्वल्स टू V1 एंड ओमेगा टाइम्स x विल बी इक्वल्स टू V2। अगेन हम दोनों इन इक्वेशंस को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो वी विल हैव L माइनस एक्स ओवर एक्स इक्वल्स टू V1 ओवर V2। अब V1 और V2 का हमें रेशियो पता है, वहां से अगेन वी विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये जो तीनों केसेस मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करे, इन तीनों ही केसेस में इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन हम कैसे निकालते हैं वो अब आपको समझ में आ गया होगा। और अब इन तीनों केसेस के अलावा आपको चौथा कोई केस नहीं आएगा जिसमें आपको अलग से इंस्टेंटेनियस सेंटर रोटेशन निकालना, बिकॉज ये सब कुछ कवर अप कर लेता है। तो आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा। अब आते हैं हम इसकी एप्लीकेशन वाले पार्ट पर कि अच्छा इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो हमें सबसे पहली जो चीज़ आइडेंटिफाई करनी है वो ये कि कोई भी रिजिड ऑब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ें हमेशा गिवन होंगी, एक है लीनियर वेलोसिटी और एक है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अगर एक सिंगल ऑब्जेक्ट है रिजिड तो वहां पर आपको ये दो चीज़ें अगर गिवन है तो आपको समझ जाना है कि ये ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशन रोटेशनल मोशन दोनों कर रहा है। और जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशन रोटेशनल मोशन दोनों करता है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो है टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस सेंटर रोटेशन। तो हम जरा क्वेश्चन को करते हैं। तो हमें पहला सवाल दिया गया है कि एक रॉड है लेंथ L की और ये एक वर्टिकल प्लेन XY में चल रही है। व्हेन द लोएस्ट पॉइंट A ऑन द रॉड इज मूव्ड विद वेलोसिटी V, तो इसको मैं वेलोसिटी V से आगे की तरफ लेके जा रहा हूं। ठीक है, ओके। तो अब हमसे क्या पूछा है, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड एंड द वेलोसिटी ऑफ एंड B। तो हमसे जो पूछी गई है चीज़ें वो है, एक तो आपको एंड B का वेलोसिटी बताना है और इस रॉड की एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। तो हमें समझ में आ गया कि ये बिल्कुल उसी तरह का केस है जिसमें एक रॉड है और वो ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन दोनों एक साथ कर रही है। अब जब इसके मोशन को हमें कंसिडर करना है तो आसान तरीका क्या होगा कि हम इसके लिए एक इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन निकाल लें, क्योंकि अगर हमने इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन प्लॉट कर लिया तो उसके रिस्पेक्ट में हमारे को एंगुलर वेलोसिटी निकालना बहुत आसान है। तो ज़रा करने की कोशिश करते हैं। तो अब ये हमें क्वेश्चन गिवन है जो कि आप देख सकते हैं कि इस तरह की हमें एक्सेस गिवन थी और ये हमारे पास एक रॉड है। अब इस रॉड की ये जो पॉइंट है A जिसकी हमें वेलोसिटी गिवन है V और हमें इस पॉइंट B की वेलोसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि ये किसी एक एंगल थीटा पर इंक्लाइंड है। तो दिस इज माई एंगल थीटा जो कि हमें गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। अब एक जो चीज़ हम यहाँ पर विजुलाइज कर सकते हैं, अब ये तो विजुलाइज करना ही पड़ेगा आपको कि ये एंड अगर इस तरफ जा रहा है तो इस एंड को कहाँ आना पड़ेगा, नीचे की तरफ आना पड़ेगा। तो ये वाला जो एंड B है इसकी मैं मान लेता हूँ कि ये वेलोसिटी कितनी है V1। तो अगर ये इस तरफ जा रहा है पॉइंट A तो B को नीचे ही आना पड़ेगा विद द वेलोसिटी V1। अब V1 कितनी है वो मुझे नहीं पता बिकॉज ये निकालना है, बट एक इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन तो हम निकाल सकते हैं और इंस्टेंटेनियस सेंटर रोटेशन हमें पता है कि इन दोनों वेलोसिटीज के किस पे लाई कर रहा होगा, जहां पर परपेंडिकुलर्स मिल रहे होंगे। बिकॉज अब ये कौन सा केस है, ये है दूसरा केस जिसमें किसी भी एक रिजिड ऑब्जेक्ट के ऊपर दो पॉइंट्स की वेलोसिटीज गिवन होती हैं और उन दोनों वेलोसिटीज के परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करते हैं
वो जिस पॉइंट पर कोइंसाइड कर जाते हैं वही हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन होता है। तो यहां से अगर हम परपेंडिकुलर बनाएं तो परपेंडिकुलर बनाने की कोशिश करते हैं तो कुछ इस तरह का परपेंडिकुलर बनेगा हमारे पास, और यहां से अगर हम परपेंडिकुलर बनाएं तो कुछ इस तरह का परपेंडिकुलर बनेगा। तो हम देख रहे हैं कि ये जो दोनों परपेंडिकुलर्स हैं ये इस पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। तो दिस इज माय इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। और ये जो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन है इसका यहां से जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, इफ द लेंथ ऑफ द रॉड इज L, अगर इस रॉड की जो लेंथ है वो हमारे पास L है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये होगा L sin थीटा, और ये वाला जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस विल बी L cos थीटा। तो अब हमें समझ में आ गया कि अगर मुझे एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो मुझे थीटा पता है, मुझे लेंथ ऑफ रॉड पता है, मुझे वेलोसिटी v पता है। तो अबाउट दिस पॉइंट P ओमेगा टाइम्स L sin थीटा विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, v। तो यहां से हम ओमेगा निकाल सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हमारा सीधा सीधा क्या आ गया, ओमेगा आ गया, विच इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड। तो सबसे पहला जो पार्ट था वो यही था, टू फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, हमने निकाल लिया। अब दूसरा पार्ट क्या था, दूसरा पार्ट था कि भाई एंड बी की वेलोसिटी बताइए। वो भी बहुत आसान है क्योंकि अब मुझे पता है कि इस पॉइंट पी के अबाउट इसका एंगुलर वेलोसिटी तो ओमेगा है और लीनियर वेलोसिटी कितनी है, v1। तो ओमेगा टाइम्स L cos थीटा विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी v1। अब यहां से ओमेगा की वैल्यू कितनी है, v ओवर L sin थीटा। लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। तो v ओवर L sin थीटा इंटू L cos थीटा, तो यहाँ पे L से L कैंसल, तो v1 हमारे पास कितना आ गया है, v1 हमारे पास में आ गया है v cot थीटा। तो दोनों ही जो पार्ट्स थे क्वेश्चन के वो हम सॉल्व कर पाए बिकॉज हमने यहाँ पर सीधा सीधा किस टेक्निक पे गए, टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। उस सेंटर ऑफ रोटेशन को फाइंड करते ही मुझे इसकी वेलोसिटी भी आ गई और मुझे इस पूरे रॉड की एंगुलर वेलोसिटी भी आ गई। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको एक और तरीके से सोचने की कोशिश करूं तो वो भी मैं आपको तरीका दिखाता हूं। ओके, तो देखिए ये तो हो गया हमारे पास में बाय द मेथड ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। अगर मैं इसको दूसरी तरीके से एनालाइज करता हूं तो उसको भी देखिए। तो अब ये वेलोसिटी गिवन थी हमें v, और ये वेलोसिटी हमने ले ली कुछ v1 एंड दिस इज माय एंगल थीटा। तो यहाँ पर जो दूसरा तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो ये है कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेता हूँ। यहाँ पे कि ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये होगा v cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट होगा v sin थीटा बिकॉज दिस इज माय एंगल थीटा। सिमिलरली ये जो वेलोसिटी v1 है इसको भी मैं दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूंगा, एक होगा इस तरह की वेलोसिटी और एक होगा अलोंग द रॉड। यहाँ पर दिस एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा आपके पास 90 माइनस थीटा। तो मेरा ये जो कंपोनेंट आएगा ये कंपोनेंट कितना बन जाएगा, ये कंपोनेंट बन जाएगा v1 cos ऑफ 90 माइनस थीटा, और हमें पता है cos ऑफ 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो ये कंपोनेंट बन गया है v1 साइन थीटा। एंड सिमिलरली ये सीधा सीधा हो जाएगा v1 साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, तो वो हमें पता है कितना हो जाएगा v1 cos थीटा। अब ये जो रॉड है, ये रॉड कैसा ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है, ये एक रिजिड ऑब्जेक्ट है। तो क्या रिजिड ऑब्जेक्ट के पॉइंट्स जो हैं जो कि सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये पॉइंट है और ये पॉइंट है जहाँ पे इसकी वेलोसिटी v cos थीटा और इस पॉइंट की वेलोसिटी v1 sin थीटा है। क्या इनकी वेलोसिटीज अलग अलग हो सकती है अलोंग द सेम लाइन? नहीं हो सकती, बिकॉज रिजिड ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन ये बोलती है कि द सेपरेशन बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑन अ रिजिड ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिमेन सेम। तभी उसको हम रिजिड ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में डालते हैं, अदरवाइज वो रिजिड कहाँ से हुआ, वो तो कुछ इलास्टिक या कुछ अलग तरह का ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो v cos थीटा वाली वेलोसिटी है ये v1 sin थीटा के क्या होगी, बराबर होगी। तो v cos थीटा इज इक्वल्स टू v1 sin थीटा। तो यहाँ से v1 आप देख सकते हैं कि क्या आ रहा है, v cot थीटा। तो आप वेलोसिटी यहाँ पे कैलकुलेट
आराम से कर सकते हैं, जो कि एक रिजिड ऑब्जेक्ट के लिए दो अलग अलग एंड्स की वेलोसिटीज है, ठीक है। बट अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो फिर एंगुलर वेलोसिटी के लिए अगेन आपको क्या प्लॉट करना पड़ेगा, अगेन आपको इंस्टेंटेनियस सेंटर रोटेशन ही प्लॉट करना पड़ेगा। तो बेटर क्या है, अगर आपको इंस्टेंटेनियस सेंटर रोटेशन निकालना आता है तो निकालिए और उसी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, और नेक्स्ट सवाल है फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ L व्हेन इट्स एंड A moves with velocity towards right and rod rotates with angular velocity v by 2l। तो यहाँ पर आपको जो फिगर है उसमें मेंशन है ये कि ये जो पॉइंट है ये वेलोसिटी v से जा रहा है और ये किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है। तो अगेन रॉड के पास हमें जो दो इंफॉर्मेशन गिवन है वो एक वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी है, और जब भी इस तरह का हमें कोई सवाल आता है तो हम क्या करते हैं, हम उस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक लाइन बना देते हैं, और हमें पता है कि उसी परपेंडिकुलर पर इंस्टेंटेनियस सेंटर रोटेशन लाई करेगा। तो सबसे पहले एक रॉड ले लेते हैं। ओके, तो अब ये हमारे को रॉड गिवन है और इस रॉड पे हमें यहाँ पर वेलोसिटी v दी गई है और बोला गया है कि भाई ये इस तरह से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है एंड दिस इज योर पॉइंट A, ठीक है, क्लियर है। ओके, अब इस वेलोसिटी के क्या बनाएंगे, हम एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। तो इस वेलोसिटी के एक परपेंडिकुलर हम बना लेते हैं। तो ये परपेंडिकुलर हमने बना लिया। अब हमें पता है कि जो भी पॉइंट P है वो इसी परपेंडिकुलर पे लाई करेगा और इस पॉइंट P के अबाउट दिस रॉड विल बी इन रोटेशनल मोशन। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप है हमारे पास, अगर ये डिस्टेंस x है सो ओमेगा टाइम्स x विल बी इक्वल्स टू v। बट इस सवाल में हमें ओमेगा दिया गया है विच इज v बाई 2l। सो v बाई 2l गिवन है हमको, तो ज़रा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं ओमेगा की, विच इज v बाई 2l टाइम्स x इक्वल्स टू v। तो यहाँ से v से v कैंसिल एंड वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ x एज 2l। तो मुझे समझ में आ गया कि इस पॉइंट से ये जो पॉइंट P है ये कितने डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, ये 2l डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। तो अब इस पॉइंट के अबाउट दिस एंटायर रॉड will only be in rotational motion at this particular instant, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे कौन सा केस आ गया, यहाँ पर आ गया पहला केस जो हमने डिस्कस करा था, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। तो अगेन अब हमें यहाँ पर रॉड मूव्स विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड एंड रोटेट्स विद 2 पाई रेडियंस, फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये सिमिलर क्वेश्चन है, बस इसके अंदर हमें क्या दे दी गई है, वैल्यूज दे दी गई हैं। तो बहुत ही आसान है, अगेन हमें बार बार इस चीज को करने की जरूरत नहीं है कि अब हमें अब तक पता ही लग गया होगा अगर आपने पूरी वीडियो ध्यान से देखी है और एक भी पोर्शन इसका स्किप नहीं करा है, कि जो इंस्टेंटेनियस सेंटर रोटेशन है वो हमेशा जो लीनियर वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर लाइन पे लाई करता है। तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर लाइन पे लाई कर रहा होगा, तो रिलेशनशिप यूज करते हैं हम सीधा सीधा, ओमेगा टाइम्स x विल बी इक्वल्स टू v। यहाँ पर ओमेगा गिवन है कितना, 2 पाई, तो 2 पाई टाइम्स x विल बी इक्वल्स टू v कितना है 2। तो यहाँ से x सीधा सीधा आ जाएगा 2 ओवर 2 पाई विच इज हाउ मच 1 ओवर पाई मीटर्स। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि उस पॉइंट से 1 ओवर पाई मीटर्स नीचे आपका इंस्टेंटेनियस एक्सिस सेंटर ऑफ रोटेशन लाई कर रहा होगा, ठीक है। सो आई होप अभी तक आपको इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन समझ में आ गया होगा और आप देख रहे होंगे कि हर क्वेश्चन के अंदर आपको वेलोसिटी और ओमेगा दोनों चीजें गिवन है, इसका मतलब रोटेशनल और ट्रांसलेशन एक साथ। चलिए अब हमें गिवन है फाइंड द पोजीशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क इन द फॉलोइंग केसेस आर शोन, रेडियस ऑफ ईच डिस्क आर इन ईच केस। तो यहाँ पर ये जो डिस्क दी हुई है इनके ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन है जिनकी हमें वेलोसिटीज गिवन है। दिस इज माय केस 2 कि किसी भी रिजिड ऑब्जेक्ट पे 2 पॉइंट्स की वेलोसिटीज गिवन है। बट अब उस केस 2 के बाद भी अगर आप देखें तो केस 3 क्या था कि जहां पर वेलोसिटीज या तो पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है। तो दिस इज केस 3 की वेलोसिटीज गिवन है और वो वेलोसिटीज पैरेलल है, और इस केस में वेलोसिटीज क्या है, एंटी पैरेलल है। तो हमें अगेन इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इसमें प्लॉट कर मतलब बताना है और एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। तो ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को।
पहला केस जो उस क्वेश्चन के अंदर था, जिसमें ये पॉइंट सपोजिटली ए है एंड दिस इज माई पॉइंट बी, जिसमें वेलोसिटीज दोनों की दोनों क्या है, इन पॉइंट्स की पैरेलल है। तो अगेन हमें पता है कि जो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन है वो कहाँ लाई करेगा, इन दोनों वेलोसिटीज के परपेंडिकुलर पे। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं, तो ये हमारा कुछ परपेंडिकुलर है। अब ये जो इंस्टेंटेनियस सेंटर रोटेशन है वो यहाँ भी लाई कर सकता है और यहाँ भी लाई कर सकता है। मोस्टली जब ये रिजिड ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये डिस्क है और इस पे दोनों पॉइंट्स की जो वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, तो जो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन है वो इस ऑब्जेक्ट की कहाँ लाई करता है, बाहर की तरफ लाई करता है। तो मैंने मान लिया कि दिस इज पॉइंट पी, जिससे ये डिस्टेंस अननोन है x, और यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है ये है कितना, 2r। तो अब सीधा सीधा मैं क्या लगाऊंगा, अपनी इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन जो कि है रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। तो वो रिलेशनशिप क्या है, वो रिलेशनशिप है ओमेगा टाइम्स x विल बी इक्वल टू v एंड ओमेगा टाइम्स 2r प्लस x विल बी इक्वल टू कितना, 2v। ये हमारे पास रिलेशनशिप है। ठीक है, अब दोनों को मैं क्या करूंगा, डिवाइड, बिकॉज मुझे सबसे पहले x निकालना है। तो डिवाइड कर देते हैं दोनों को। तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो वी हैव x ओवर 2r प्लस x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 क्रॉस 2x इक्वल टू 2r प्लस x। सो यहाँ से हमारे पास x कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा 2r के बराबर। सो ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया, 2r। सो दिस विल बी माई इंस्टेंटेनियस सेंटर रोटेशन। और अब इस पूरे रिजिड ऑब्जेक्ट के लिए इस सेंटर से पास करने वाला एक्सिस क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब अगर हमारे पास x की वैल्यू आ गई तो क्या हम ओमेगा निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकालेंगे कि हमें पता था ओमेगा टाइम्स x इज v, x इज 2r, तो ओमेगा टाइम्स 2r इज v। तो हमें ओमेगा आ गया रिजिड ऑब्जेक्ट का, विच इज v बाय 2r। तो अब आप देख सकते हैं कि जब जब रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन आ रहा है और जब जब हम इंस्टेंटेनियस सेंटर रोटेशन निकाल रहे हैं, तो हमें उस रिजिड ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पॉइंट्स के मोशन को ऑब्जर्व करना बहुत ही आसान हो गया। ओमेगा भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हो आप उस ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, क्लियर है। अब इसके आते हैं हम किस पर, दूसरे केस पे, जहां पर ये जो वेलोसिटीज थी वो आपको कैसे गिवन है, वो ये वेलोसिटीज आपको गिवन है एंटी पैरेलल। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, तो अब ये है दूसरा केस जहां पर कि इस डिस्क में इन दोनों पॉइंट्स की जो वेलोसिटीज हैं, एक आगे की तरफ गिवन है और एक पीछे की तरफ गिवन है। तो अगेन हमें क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस सेंटर रोटेशन सबसे पहले प्लॉट करना है और फिर एंगुलर वेलोसिटी निकालनी। वी नो कि इसी परपेंडिकुलर पे इंस्टेंटेनियस सेंटर रोटेशन लाई कर रहा होगा। ठीक है, अगर आप सीधे क्वेश्चंस पर आएंगे तो आप हो सकता है कि कॉन्सेप्ट को मिस कर देंगे। इसीलिए ये बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि पूरी वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल मोशन। ओके, तो अब यहाँ पर ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन या सेंटर ऑफ रोटेशन बोलता हूँ, ये पॉइंट P है, जिसमें इसको अगर मैंने डिस्टेंस माना x, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा 2r माइनस x। तो अब ये इस पॉइंट P के अबाउट किस में है, रोटेशनल मोशन में। तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी मान ली हमने, तो ओमेगा टाइम्स 2r माइनस x विल बी इक्वल्स टू 2v एंड ओमेगा टाइम्स x विल बी इक्वल्स टू v। अगेन हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, v से ये भी कैंसिल, तो वी हैव 2r माइनस x ओवर x इक्वल्स टू 2 क्रॉस 2r माइनस x विल बी इक्वल्स टू 2x। तो यहाँ से x ये इधर जाएगा, 2r विल बी इक्वल्स टू 3x। तो यहाँ से x कितना आएगा, 2r ओवर 3। और हमें समझ में भी आ रहा है कि ये जो पॉइंट P है ये ऑन द डिस्क लाई कर रहा है। तो अब यहाँ से एक और जो चीज़ आप एज अ रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं कि जब किसी भी रिजिड ऑब्जेक्ट पे जो वेलोसिटीज़ हैं वो पैरेलल हैं, तो द इंस्टेंटेनियस सेंटर रोटेशन हमेशा बाहर लाई करेगा, और जब एंटी पैरेलल है तो वो कहीं ऑब्जेक्ट पे ही लाई करेगा। ठीक है, तो x आ गया आपके पास में। अब एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, तो वो तो अब आपके
बाएं हाथ का खेल है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ओमेगा टाइम्स एक्स इक्वल्स टू वी। एक्स हमें पता है 2r/3, तो ओमेगा टाइम्स 2r/3 इज इक्वल्स टू वी। तो सीधा सीधा ओमेगा आ गया विच इज 3v/2r। सो दिस इज योर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क। क्लियर है एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। बस चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ओह, तो अब इस नेक्स्ट सवाल को अगर हम देखें तो बोला गया है बड़ी सी डिस्क है एक, और ये जो डिस्क है मूव्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। फाइंड द इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ द इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन। तो हमें पता था कि जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन होता है वो हर एक मूवमेंट पर चेंज होता रहता है, तो किसी एक मूवमेंट पर हम निकालते हैं। बट अब आपको क्या बोल दिया कि भाई वो जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन है वो उसका लोकस क्या है, किस इक्वेशन पे वो लाई करता रहेगा या किस पाथ पे वो हमेशा लाई करेगा। ठीक है, ओके। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो एडवांस हो गया है थोड़ा सा, क्योंकि अब तक हम किसी एक मूवमेंट पर करते आ रहे थे, बट अब आपको उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो हमें क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में, और क्या क्या दिया गया है कि इनिशियल मूवमेंट द सेंटर सी ऑफ द डिस्क वाज लोकेटेड एट ओरिजिन आफ्टर विच इट मूव्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a while the disk rotating anti-clockwise with constant angular velocity। तो पहला जो केस है उसमें क्या बोला गया कि इनिशियली जो डिस्क थी वो भाई सेंटर पे रखी थी, सेंटर कौन सा, ओरिजिन, और उसके बाद वो जो डिस्क है वो एक्सेलरेशन a से चलना स्टार्ट कर दिया, बट वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है। ठीक है, और वो एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये जो आपके पास में डिस्क है, पहला केस है कि एक्सेलरेशन a से चल दी है और कॉन्स्टेंटली एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है। तो इसके लिए इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन की आपको क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए समझते हैं इसको। तो अब ये सिचुएशन गिवन है, ये मेरी डिस्क है जो कि इनिशियली यहाँ ओरिजिन पे थी, बट अब इसको एक एक्सेलरेशन दे दी तो ये चलेगी आगे की तरफ। तो मैंने बोल दिया कि इसने कुछ वेलोसिटी v एक्वायर कर ली है, एंड ये जो डिस्क है ये एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है। ठीक है, तो ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है और एंटी क्लॉकवाइज बोला था तो इस तरह से घूमा जा रहा है। ओके, तो अब इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन का इक्वेशन निकालना है। तो हमें पता है कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट की अगर हम बात करें तो ये वही केस हो गया जिसमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पता है और ओमेगा पता है, तो इसके परपेंडिकुलर पे लाई करेगा। तो इसका परपेंडिकुलर बना लेते हैं। तो ये कोई पॉइंट P हो गया जिसको मैंने मान लिया कि दिस इज माय इंस्टेंटेनियस सेंटर रोटेशन। अब इस इंस्टेंटेनियस सेंटर रोटेशन की अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो क्या होंगे, x और y। तो ठीक है, मेंशन कर देते हैं x, y। तो अब हमें पता है कि भाई जब हम इंस्टेंटेनियस सेंटर रोटेशन के अबाउट मोशन को एनालाइज करते हैं तो वी ओनली हैव टू कंसिडर द रोटेशनल मोशन। तो इक्वेशन लगाता हूं मैं, यहाँ से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, y। तो ओमेगा टाइम्स y विल बी इक्वल्स टू v। यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट है, y हमें नहीं पता, और v भी कांस्टेंट नहीं है बिकॉज एक्सेलरेट कर रहा है ये विद एन एक्सेलरेशन a। इसकी एक्सेलरेशन गिवन है हमें a इस डायरेक्शन में। तो अब यहाँ से यहाँ तक इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, वो है x, और इस x को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ at²। तो अब मुझे x कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ टाइम मिल गया है, और मेरे पास में y भी आ रहा है कितना, v/ओमेगा, बट यहाँ पर v नहीं पता। तो v के लिए भी एक इक्वेशन हमें पता है, और वो कितनी होगी, v = a टाइम्स t, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से चल रहा है। तो मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, y = at/ओमेगा। अब देखो आपको इस इंस्टेंटेनियस सेंटर रोटेशन का x और y कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ टाइम t मिल चुका है, और जहां जहां भी ये इंस्टेंटेनियस सेंटर रोटेशन लाई करेगा उन सारे पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ द इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन जिस पर वो लाई करता रहा। ठीक है, या फिर इक्वेशन मिलेगी एक पाथ की जिस पे सारे उस ऑब्जेक्ट के इंस्टेंटेनियस सेंटर रोटेशन थे, और उस इंस्टेंटेनियस सेंटर रोटेशन से पास करने वाली एक्सिस को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन। तो या तो आप सेंटर रोटेशन की इक्वेशन निकालिए जिस पर वो लाई कर रहा है, या फिर इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन बोल दीजिए उसको जिस पे वो लाई कर रहा है, सेम ही बात है। तो अब यहां पर जो अननोन चीज है वो है टाइम t।
तो टाइम टी की वैल्यू मैं यहाँ से निकालता हूँ विच इज़ ओमेगा टाइम्स वाई ओवर ए, और इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो x विल बी इक्वल्स टू हाफ a विच इज़ अगेन कॉन्स्टेंट ओमेगा टाइम्स y ओवर a होल स्क्वायर। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इतने तो आप स्मार्ट हैं ही कि इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो इक्वेशन आपको निकल के आ रही है इन टर्म्स ऑफ x एंड y, उसका नेचर कैसा है? नेचर का मतलब क्वाड्रेटिक है। तो यहां से हमारे पास आया 2ax इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर टाइम्स वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पाथ होता है वो कैसा होता है? पैराबोलिक। तो इसका मतलब इसका जो इंस्टेंटेनियस सेंटर रोटेशन है वो पैराबोलिक पाथ पे लाई करता है, और वही इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन की भी क्या हो गई? इक्वेशंस हो गई, क्योंकि उसी पाथ पर वो लाई करते चलेंगे। क्लियर है? तो दिस इज योर समवॉट लाइक पैराबोलिक पाथ। तो ये कुछ इस तरह से आपके सामने जाएगा पैराबोलिक पाथ। क्लियर है? चलिए अब इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी था, उसको भी देख लेते हैं। और दूसरे पार्ट को अगर आप देखें, दिस इज माई बी पार्ट। इट मूव विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी v while the disk started rotating anti-clockwise with constant angular acceleration। तो पहले केस में क्या था कि भाई कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है बट एक एक्सेलरेशन a दे दिया। अब कांस्टेंट वेलोसिटी v से जा रही है बट एक कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा दे दिया इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बताइए इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन की इक्वेशन क्या होगी? ठीक है, तो करते हैं इसको भी। तो ये अब सिचुएशन हमें गिवन है जहां पर कि ये डिस्क इनिशियली सेंटर पे थी, जहां पे एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से स्टार्ट हुई, बट अब इसने क्या कर दिया? एक कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से क्या करना स्टार्ट कर दिया? एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर दिया। तो उस एंगुलर एक्सेलरेशन से क्या चीज आ जाएगी? एंगुलर वेलोसिटी आएगी। ओके, तो वो एंगुलर वेलोसिटी भी कुछ इसी डायरेक्शन में आएगी। तो केस तो वही रहा जहां पर हमें एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी पता है ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो हमें पता है कि भाई इसकी जो भी इंस्टेंटेनियस सेंटर रोटेशन होगा वो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लाई करेगा। तो वो हो गया पॉइंट P, जिसका कोऑर्डिनेट होगा x, y, जैसा हमने प्रीवियस पार्ट में किया है, x, y। ठीक है, ओके। बट अब यहां पर जो नोट करने वाली चीज है वो ये है कि वेलोसिटी v कांस्टेंट है और ओमेगा जो है अल्फा से चेंज हो रही है। तो सबसे पहला जो हम इक्वेशन लिखेंगे वो लिखेंगे ओमेगा टाइम्स y इक्वल्स टू v, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट इसका जो मोशन है रोटेशनल है, जहाँ पे ये ओमेगा से घूम रहा है, तो ओमेगा टाइम्स y इक्वल्स टू v। और ये बार बार हम पूरे वीडियो या पूरे लेक्चर के अंदर रिपीट करता आया हूँ मैं कि अच्छा ऐसा हम क्यों लेते हैं। ओके, तो अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो अब यहाँ पर ओमेगा की बात करें तो ओमेगा के लिए जो रिलेशनशिप है वो है अल्फा टाइम्स टी। तो हम यहाँ पर ओमेगा को क्या डालेंगे? अल्फा टाइम्स टी। तो डाल देते हैं अल्फा टाइम्स टी टाइम्स y इक्वल्स टू v। तो मेरे पास यहाँ से y कितना आ जाएगा? v ओवर अल्फा टाइम्स टी। ठीक है जी, ये आ गया। अब x की बात करें, ये जो डिस्टेंस x इस डिस्क ने इस समय के लिए मूव कर लिया है विल बी वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था। तो अब यहां से टाइम t की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? x ओवर v। तो जरा सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो y इज इक्वल्स टू v ओवर अल्फा x ओवर v। तो यहां से हमारे पास जो रिलेशनशिप आता है वो आता है y इक्वल्स टू v स्क्वायर ओवर अल्फा x। और आप क्या देख रहे हैं कि y और x कैसा आ रहा है? y और x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। और जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो वो पाथ कैसा होता है? वो होता है आपके पास में हाइपरबोला। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरबोला, बिकॉज ये रिलेशनशिप क्या आएगा? एक्स वाई इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर अल्फा। सो ये कुछ आपके लिए हाइपरबोलिक सा पाथ आएगा। अब हाइपरबोलिक सा पाथ आएगा तो हमारे पास किस तरह का हमको पाथ मिल रहा होगा? हमें कुछ इस तरह का पाथ मिल रहा होगा। सो दिस इज समवॉट लाइक अ हाइपरबोला। इस तरह का आपके पास कुछ एक्सिस ऑफ रोटेशन का पाथ आपको मिल रहा होगा।
ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर हमने अलग अलग क्वेश्चंस की मदद से ये कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करी कि जब कोई भी एक रिजिड ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन में है तो उसको दोनों तरह से एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल है। तो बस कुछ नहीं करना, आपको एक इंस्टेंटेनियस सेंटर रोटेशन निकाल लेना है और उसके अबाउट फिर आप एग्जामिन करिए कि अच्छा भाई ये तो सिर्फ रोटेशनल मोशन में है, और आपके लिए जो कैलकुलेशंस हैं और जो चीज़ें हैं उसको विजुलाइज करना वो थोड़ा आसान हो जाएगा कंपैरेटिवली। सो आई होप इस लेक्चर को देखने के बाद आपका जो डर है रोटेशनल मोशन को लेके या रोटेशन ऑफ रिजिड ऑब्जेक्ट्स को लेके वो थोड़ा कम हो गया होगा। और जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ लेके आऊँगा अपने इसी चैनल पर वो है प्योर रोलिंग। तो प्योर रोलिंग में भी बहुत सारी दिक्कतें आप लोगों को एज अ स्टूडेंट आती हैं, और वो जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसी का आगे वाला एक्सटेंशन है जहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन या सेंटर रोटेशन हम उसमें भी समझेंगे। ठीक है, सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल। आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर आपको कोई भी फीडबैक हमें देना है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू वर्क ऑन इट। अगर आप कोई भी टॉपिक हमसे पढ़ना चाहते हैं, स्पेशली फिजिक्स में अगर आप कुछ टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट सेक्शन में उसको टॉपिक का डाल सकते हैं, और मैं उसके लिए आपके लिए जल्द ही जल्द वीडियो लेके आऊँगा। तो थैंक यू सो मच, और आप इसी तरह से हमारे चैनल को पसंद करते रहिए और लाइक करते रहिए ताकि हमें भी मोटिवेशन फील हो और हम आपके लिए अच्छी वीडियोस लेके आएँ।